आलोक द्विवेदी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए, पहले उनका रुख करती हूँ फिर दीपक जी आपके पास आती हूँ। आलोक जी देखिए, जिस तरीके से इस वक्त यूसीसी को लेकर माहौल बना हुआ है, पहली बार ऐसा हुआ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुलकर इस पर बोला है और इसकी पैरवी की है। अब ये कानून की जहां एक तरफ बीजेपी सोच कर ये बैठी है कि इसको लागू करना है, लेकिन इससे पहले माहौल तैयार करने की कोशिश हो रही है, लेकिन इसी के साथ विरोध के स्वर भी उठ रहे हैं। क्या माहौल आपको फिलहाल दिखता है? जहां तक जो है यूसीसी तो लागू होना चाहिए। आपको शायद याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में एक कहा था, केस आया था जिसमें बताया गया था कि जो ईसाई महिलाएं होती हैं उनको अपने बच्चे का जो है नेचुरल गार्जियन नहीं माना जाता है। वहीं इसके अगेंस्ट में कोई हिंदू महिला अविवाहित है बट यदि वो माँ बन जाती है तब भी उसको उसके बच्चे का नेचुरल, देखिए कॉमन सिविल कोड लागू हो जाएगा तो सबको समान अधिकार मिल जाएगा। ये बात सिर्फ मुस्लिम के नहीं है, इसमें जो पारसी हो गए, जो सिख हो गए, ये भी इसके तहत में आते हैं। लेकिन हंगामा समस्या का सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी के बीच बचा हुआ है, कहीं न कहीं इसको इससे जुड़ा जा रहा है कि देश में अगर कॉमन सिविल कोड लागू हो जाएगा तो दो बच्चों की नीतियों प्रभावित हो जाएगी। इसकी वजह से थोड़ा सा दो विपक्ष से उस पर खलबली मची हुई है और मचना लाजमी है, क्योंकि उनको कहीं न कहीं अपने तबके को या अपने वोटर्स को सबको खुश रखना होता है। लेकिन अगर भाजपा अगर यूसीसी लागू कर रही है तो दीपक सोनकर जी बैठे हैं, मैं कहना चाहूंगा इसके साथ में अब ये जो आरक्षण है, जो रिजर्वेशन दिया जा रहा है वो भी आर्थिक आधार पर होगा ना, जातिगत आधार पर आरक्षण क्यों होगा? यूसीसी से आपने इनको रिजर्वेशन में भी आपने क्लियर करना चाहिए, स्पीकर का स्टैंड किया है। सिर्फ यूसीसी से नहीं होगा ना, आपको बाकी चीज भी करनी पड़ेगी। तावानों का जो केस हुआ था, सबसे फेमस हुआ था, वो भी कर रहा है। वहां पर भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था संसद को जो है कॉमन सिविल कोड लागू करने पर विचार करना चाहिए और इनको कानून जो है इसके लिए बनाया जाना चाहिए। देखिए सिर्फ समान नागरिक संहिता का लागू है ना, ये भाजपा के चुनावी घोषणा पत्र का हिस्सा रहा है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव से पहले भी भाजपा ने इसका वादा किया था वहां पर लागू करेंगे। उत्तराखंड में भी इसको लागू करने की जो प्रक्रिया है वो चल रही है। जो तत्कालीन मंत्री थे किरण रिजिजू जी, दिसंबर 2022 में राज्यसभा में लिखित में कहा था कि समान नागरिक संहिता को सुरक्षित करने के प्रयास में राज्यों को उत्तराधिकार, विवाह, तलाक जैसे मुद्दों को तय करने वाले व्यक्तिगत कानून बनाने। बिल्कुल, देखिए, और यूसीसी अधिकार क्षेत्र बढ़ाने का कानून है, किसी का भी अधिकार क्षेत्र इससे जाएगा नहीं। दीपक सोनकर जी, क्या ये सिर्फ चुनावी एजेंडा है या फिर इसके पीछे नियत और नीति साफ है? देखिए उन्नति, चलिए, शायद दीपक जी की आवाज हमारे तक दुरुस्त नहीं आ रही है, इसको जल्दी से टीम दुरुस्त कराइए, चर्चा को आगे बढ़ाना है। योगेश जी देखिए, किस तरीके से लगातार इसका विरोध हो रहा है। विरोध अपनी जगह है, लेकिन कई ऐसी जगह भी हैं जहां पर ये लागू है। गोवा देख लीजिए आप। तो ऐसे में जो विरोध के स्वर उठ रहे हैं, अगर वो जनता खुद निर्णय ले तब तो ठीक है, लेकिन अगर जनता के दिमाग में इस तरीके से चीजें इंजेक्ट की जाएंगी तो फिर ये गलत है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि आप इंजेक्ट करने की बात क्या क्यों है? अब करें आप इसी डिबेट में आपने ऐसा एक एजेंडा चलाया कि मोदी जी की दहाड़ हुई और विपक्षी और मुस्लिम उलेमाओं की नींद हराम हुई। अरे आपको क्यों लगता है कि मुस्लिम उलेमाओं की नींद हराम होगी भैया? देर रात उन्होंने बैठक बुलाई है, इसके पीछे वजह भी है योगेश जी। आप जो सवाल उठा रहे हैं उसके पीछे मैं बात बता दूं आपको, देर रात बैठक होती है और आधी रात को बैठक का क्या मतलब निकाला जाए? मैं कह रहा हूँ आप मंचों से बहुत चिल्लाते हैं कि हम समान नागरिक संहिता लाए। अरे आप उसका मसौदा लाइए, उसका ड्राफ्ट लेके आइए ना, देश के सामने लाइए तो सही कि हम क्या नागरिक संहिता ला रहे हैं, क्या समानता देंगे, क्या अधिकार और बढ़ा रहे हैं, क्या एक्सटेंड करेंगे, क्या छीनेंगे, तब जनता की राय तो जानिए। आप केवल मोदी जी के दिमाग की उपज है, जैसे नोटबंदी का एक फैसला था तो क्यों मोदी जी के हिसाब से नहीं चलेगा, वो सदन में पटल पे आएगा, पक्ष विपक्ष के सामने आएगा, जनता के बिल्कुल सामने तो आएगा, आने वाले समय में वो जरूर आएगा और इसको लेकर तैयारी भी की जा रही है। मैं कह तो रहा हूँ कि ये मोदी जी के हिसाब से नहीं चलेगा, जनता के बीच में जाएगा। दीपक जी, ये सब मोदी जी के हिसाब से नहीं चलना चाहिए, इसको लेकर एक क्लियर कॉन्सेप्ट रहना चाहिए ताकि जो कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है वो ना हो, फिर उसके बाद आपको ये कहने का आरोप नहीं मिलेगा कि आप भ्रमित कर रहे हैं विपक्ष। देखिए उन्नति जी, शायद मुझे लगता है मेरे भाई योगेश जी को जानकारी नहीं है जिस तरीके से लगातार जनता का सुझाव इस समान नागरिकता कानून को लेकर के आ रहा है और जो देश के अंदर और प्रदेश के अंदर
मैं कहता हूं एक देश एक विधान एक संविधान क्यों नहीं होना चाहिए। जिस तरीके से एक संविधान के हमेशा से बाबा साहब की मंशा इस पर कृत रही कि एक कानून के नियम सारी प्रक्रिया होनी चाहिए। क्या अपनी अपनी दुकानें सजाने के लिए, अपने अपने हिसाब से कानून बनाने के लिए, जब हम लोग बात करते हैं हमेशा से भाईचारे की, हम नारा देते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब है भाई भाई, अब कैसे भाई भाई होंगे? अब कैसे भाई भाई होंगे? इस हमारे समता कानून के नियम से भाई भाई होंगे। ये एक संदेश है देश के लिए कि हमारे समाज हमारे देश का एक विधान और एक संविधान के अंतर्गत हम कैसे एक हो सकते हैं। और हमारे भाई योगेश जी कह रहे थे कि ये एक राजनीतिक एजेंडा है और धार्मिक एजेंडा है। मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ, और आपने कहा भी था कि इनके राष्ट्रीय महासचिव जी कौन सा नारा लगाते हैं? जय हो मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। कौन आप रामचरितमानस की पद्धतियों पर सवाल खड़ा करता है? कौन किस तरीके से अपने समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर अनुसूचित जाति के लोगों के लिए नारे लगाने का कार्य करता है? ये सब देश की जनता और प्रदेश की जनता जान रही है। और इस कानून को लेकर के देश की जनता के सुझाव, देश प्रदेश की जनता के सुझाव, जनता के सुझाव लगातार आ रहे हैं। मैं तो ये कह रहा हूं कि जिस तरीके से हम हमेशा से सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास सबके विश्वास के साथ बढ़ रहे हैं, और जिस तरीके से देश के अंदर योगेश जी देखिए जवाब तो बनता है आपका दीपक जी की बात पर कि जब हिंदुओं को लेकर इस तरीके से बात होती है तो क्या बयानबाजी होती है, वो सभी ने देखा है। तब कोई नहीं समाजवादी पार्टी की तरफ से सामने आते हैं और कहते हैं कि नहीं एक समानता की बात करनी चाहिए, लेकिन जब यूसीसी की बात होती है तब आप लोग क्या वोट बैंक के लिए ये सब हो रहा है? ये प्रश्न तो उठेगा फिर। बिल्कुल वोट बैंक के लिए हो रहा है। उन्नति जी आप तो पकड़ ली बात को ना, भाजपा बिल्कुल वोट बैंक के लिए ही तो कर रही है। भाजपा तो कर ही रही है, अगर आपका कहना है तो क्या समाजवादी पार्टी भी कर रही है? अगर हम किसी का हक अधिकार की बात करते हैं, किसी को शिक्षा दिलाने उसके उत्थान की बात करते हैं, किसी दलित, अगर आप दलित के पैर धोने का काम करते हैं प्रधानमंत्री, तो दलितों के उद्धार का काम भी आप ही को करना पड़ेगा। आरएसएस और बीजेपी कभी नहीं चाहती योगी जी मोदी जी की दलितों का उद्धार हो, तो आप भी फिर समाजवादी पार्टी भी फिर अगर सबकी बात करेगी तो फिर ये सवाल ही नहीं उठेगा कि आखिर किस तरीके से भेदभाव किया जा रहा है। जब आप लोग मुद्दे उठाते हैं तब भी जाति के आधार पर क्यों उठाए जाते हैं? इंसान है, नागरिक है, नागरिकों के आधार पर उठाइए, फिर जातियों में क्यों बांट दिया जाता है? जब आप नहीं रखेंगे तो उनका बात कौन करेगा? भारतीय जनता पार्टी के लोग कभी इनकी ही नहीं करना चाहते, इनको तो उपेक्षा का शिकार कर देते हैं ना। वोट चाहिए तो बजरंगबली दलित थे भैया, इसलिए बजरंगबली के नाम पे दलितों को वोट चाहिए। हिंदू हिंदू हिंदू, उसके बाद आप दलित हैं। और समाजवादी पार्टी को वोट चाहिए तो रामचरितमानस की चौपाइयों पर सवाल खड़े कर दो, संतों के बारे में कुछ भी बोल दो, और जो पुजारी हैं उनके बारे में कुछ भी बोल दो। ये सब ओके लगता है आपको? अरे क्या मैं कह रहा हूँ, उस समय के परिवेश को आज नहीं कर सकते ना। वो कह रहे हैं जो अवैध धर्मांतरण हो रहा है, अवैध धर्मांतरण जो हो रहा है वो पंडित पुरोहित करा रहे हैं। मैडम आरएसएस करा रही है, बीएचपी करा रही है और धर्माचार्य करा रहे हैं। टंके की चोट पे बोलता हूँ, हिंदू जागरण मंच करा रहा है। ठीक है, न्यूज़ वन इंडिया पर आपने बहुत बड़ी बात बोल दी है। इस बयान को हम लोग रिकॉर्ड करके रखेंगे। देखिए किस तरीके से बिल्कुल मैं गौरव भाई को अभी प्रमाण भेज रहा हूँ। आप वोट बैंक के लिए जो सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति की जाती है ना, ये जो दोहरा चरित्र दिखाया जाता है 2024 से पहले, फिर समाजवादी पार्टी किस हिसाब से प्रश्न पूछती है भारतीय जनता पार्टी से? या तो खुद बेदाग हो तो आप पूछिए, उनके दागों पर आप चर्चा कीजिए। जब भी आप कोई सवाल करते हैं मैं उनसे पूछती हूँ दीपक जी से, लेकिन जब समाजवादी पार्टी खुद ही बेदाग नहीं है तो फिर आखिर किस बलबूते पर आप लोग प्रश्न उठा रहे हैं? दीपक जी जवाब दीजिए। योगेश जी हमारे बिल्कुल बिना जानकारी के साथ जी आ रही हूँ आपके पास। देश की जनता प्रदेश की जनता जान रही है। मैं एक बात ये कहना चाह रहा हूँ, जल्दी से जवाब दीजिए दीपक जी। उत्तर प्रदेश की जनता ने दो बार इनको आशीर्वाद देने का कार्य किया, मगर उसमें आपने जब दलित समाज की बात करी तो दलित समाज के लिए क्या योजना और क्या हितकारी कार्य किए इन्होंने कभी नहीं किए। इन्होंने किया क्या? दलित समाज के प्रमोशन के आरक्षण पर रोक लगाई, इन्होंने बाबा साहब के पार्कों को तोड़वाया, इन्होंने बाबा साहब की मूर्ति को तोड़वाया, और किस तरीके से अभी हाल ही में अनुसूचित जाति के नाम पर किस तरीके से समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर बैनर लगाए गए। यहाँ तक कि एक भी हितकारी योजना कभी समाज के लिए नहीं है, और कितना नेतृत्व इन्होंने दलित समाज को दिया, ये देखने का काम प्रदेश की जनता ने। बिल्कुल देखिए, जाति और धर्म के नाम पर बांटने की कोशिश भी खुद ही होती है, और फिर आरोप भी लगाए जाते हैं कि आखिर भेदभाव हो रहा है। ये तो गलत है। ठीक है दीपक जी आपके पास लौटूंगी। अली आरिफ जी, यूसीसी का आखिर खुले तौर पर विरोध क्यों हो रहा है? क्या इसके पीछे आप लोग को लगता है क्या किया जा रहा है?
आवाज जा रही है मैम आपको? जी जी मेरी आवाज जा रही है क्लियर? बिल्कुल क्लियर आ रही है, अपनी बात रखिए। मैंने पहले आपसे कहा हमारे प्रधानमंत्री, भारतीय प्रधानमंत्री कब क्या क्या कर दें कोई पता नहीं है। बात यहाँ पर यूसीसी की हो रही है। आर्गुमेंट बेस्ड बात अगर होती है तो किसी बात का सोल्यूशन निकलता है। आप एक चीज खासतौर से अवामुल नास की बात करते हैं, आम जनता की बात करते हैं, सिर्फ एक तबके को देते हैं आप, बाकी को भी साइड करते हैं आप। क्या कहीं से कहीं तक ये पॉसिबल है कि सिर्फ हिंदू कम्युनिटी में यूसीसी लागू हो जाए? किसी स्टेट में मामा का रिश्ता भांजी के साथ होना पवित्र माना जाता है। हर स्टेट में अलग अलग रीति रिवाज है, उनके अलग अलग धार्मिक अनुष्ठान है उनके। कैसे आप पॉसिबल ही नहीं है कि सारे को एक जैसा करते हैं आप। दूसरी चीज ये कि अभी हमारे भाई कह रहे थे साहब कि सबको समान अधिकार मिल जाए। बहुत अच्छी बात है, सबको समान अधिकार दे दीजिए। क्या वाकई ये पॉसिबल है? सबरीवाला के केस आपने देखा? सबरीवाला का केस आपने सुना? सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद आज तक वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। और बड़ी बड़ी बातें होती है ना। एक टारगेट बना लिया है आपने सिर्फ मुसलमानों को, सिर्फ मेंटली टॉर्चर करने के लिए, और उसका फायदा डायरेक्ट। लेकिन देखिए कहा जाता है कि भारत तो एक गुलदस्ता है, उसमें सभी हैं। तो एक बात सोचिए कि अलग अलग तरीके के अगर फूल हैं तो पानी तो एक ही तरीके का डाला जाएगा। ये तो फिर समानता की बात हो रही है, तो बल्कि और अधिकार क्षेत्र बढ़ाने की बात हो रही है। इसमें कैसे लग रहा है आप लोग को कि आपके अधिकार क्षेत्र चले जाएंगे? फिर मैं एग्जाम्पल दूंगा। ये मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध वगैरह वगैरह अभी आप साइड कर दे प्लीज। सिर्फ आप एक कम्युनिटी की बात कर ले तो हिंदू कम्युनिटी है, अक्सरियत में है। क्या सारे हिंदुस्तान में उनके एक रीति रिवाज है? क्या उनको एक रीति रिवाज, एक कायदे कानून के तहत आप सामाजिक तौर पर और धार्मिक तौर पर क्या उनको एक जैसा कर सकते हैं? पॉसिबल है? बिल्कुल, कहीं से कहीं तक पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल। देखिए अली जी, एक छोटा सा हाँ ना में जवाब दीजिएगा। अगर इस पर ड्राफ्ट इस तरीके से तैयार किया जाता है कि आप लोग के भी अधिकार क्षेत्र नहीं जाते हैं, तो क्या सहमति बनेगी या बीच के रास्ते पर आप लोग विचार करेंगे? हाँ या ना में जवाब। अली जी, वक्त नहीं मेरे पास ज्यादा। जस्ट मिनट मैं समझ रहा हूँ। लॉ कमीशन की 21st रिपोर्ट अगर आप देखें, उन्होंने बहुत ही क्लियर कर कहा है, इट इज नॉट नेसेसरी, नॉट डिजायरेबल। बिल्कुल। देखिए कोशिश भी यही है कि सभी की इच्छा से ये कानून जो है आ पाए। गोवा में लागू है और वहां पर सभी शांति के साथ रहते हैं, एक कानून है सभी के लिए, तो आखिर देश में क्यों नहीं होना चाहिए? ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए चर्चा में।